Hey friends, how are you all? I hope you all are fine and studying well because exams आ रही है, so अभी पढ़ना पड़ेगा. No other option. So let's study together. Okay, so last time हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को हमने ब्रीदिंग प्रोसेस में जो पढ़ा था एल्वियोलाई तक पहुंचा दिया था. अब वहां से एल्वियोलाई से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है या फिर बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स में वहां पे ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, उस कहानी को आज हम पढ़ेंगे. सो दैट इज द होल प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड वी विल बी हैविंग फन. सो इससे ना एक कहानी की तरह समझ रिलेट करके पढ़ना. लास्ट टाइम हमने एल्वियोलाई तक पहुंचा दिया था, अब हम उससे आगे पहुंचाएंगे बॉडी पार्ट्स में. तो लेट्स सी दैट कि कैसे होता है ऑन ऑल दैट. ओके, सो सबसे पहले आता है द मेन रोल, दैट इज द ब्लड. इसका ना बहुत ही मेन रोल है. ब्लड के थ्रू ही हम हमारे ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएंगे. तो सबसे पहले आता है ब्लड. सो व्हाट डू मीन बाय ब्लड? अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट करता है सारी चीज़ों को. ब्लड अगर आपको पता हो तो ब्लड हमारे सारी जगह पे होता है. मतलब आप कहीं पे भी अगर आपको कट लगा तो ब्लड निकलेगा. सो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड. इट इज़ इन लिक्विड स्टेट. ये कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, लेकिन दिस इज द स्पेशल, दैट इज इट इज़ फ्लूइड. मतलब ये लिक्विड है और फिर भी चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है. So this is very important कि this is a fluid connective tissue. Now it supplies nutrients and oxygen to all cells. मैंने बोला ये connective tissue है क्योंकि ये nutrients and oxygen supply करता है and collects waste products and carbon dioxide to be thrown out of the body. अब हम आगे इसके बाद excretion पढ़ेंगे, तो excretion में भी blood का बहुत रोल है. So that is why it is very important tissue. Okay, now moving on to the next. ओके, अब सबने पढ़ा है कि ब्लड ब्लड ब्लड, लेकिन ब्लड एक्चुअली में है क्या? लेट्स सी दैट. उसमें ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड ऑल दैट वी विल बी स्टडीइंग हियर. सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. ब्लड के अंदर ब्लड के भी कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा. तो उसके अंदर भी सेल्स होते हैं. तो सेल्स कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी दैट. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म. मतलब कि जो प्लाज्मा है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसफर करता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर करता है क्योंकि उसमें डिसॉल्व होती है सारी चीज़ें. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दैट इज द आरबीसीज. मतलब कि आरबीसीज ऑक्सीजन को कैरी करती है, प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी करता है. नाउ मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. ये कहने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो दैट. नाउ वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज. तो मैंने बोला कि हमने एल्वियोलाई, लास्ट टाइम हमने एल्वियोलाई तक तो पहुंचा दिया था ऑक्सीजन को. अब वहाँ से आगे की कहानी, उसकी आगे की जर्नी क्या है वो हम अब ट्रांसपोर्टेशन के साथ देखेंगे. तो उसे ना सारी जगह पे पहुंचना है. मतलब सारी चीज़ें के लिए ना उसे एक ऑर्गन चाहिए, पंपिंग मतलब एक सिस्टम चाहिए. मतलब इसको ना ऐसे समझो कि अगर एक बिल्डिंग बनानी है हमें, तो बिल्डिंग में भी बहुत सारे ब्रिक्स चाहिए होगी बनाने के लिए, और ब्रिक्स में भी बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होंगे बनाने के लिए. तो ये हम एक बिल्डिंग अच्छे से बना पाएंगे. सो दैट इज ऑल दैट कि वी नीड अ सपोर्ट सिस्टम दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन. तो ये ब्लड पुश करेगी. तो दैट इज इन शॉर्ट वी नीड अ ऑर्गन. अगर कुछ कर रहा है तो दैट इज वी नीड अ सपोर्ट. नाउ व्हाट इज इन योर ब्लड? मतलब कि आपके खून में क्या क्या है. सो लेट्स सी दैट. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. ये प्लेटलेट्स होते हैं जो जब आपको कोई चोट लगती है एंड थोड़े टाइम के बाद उससे फिर से वो रिकवर करती है वो चोट. सो ये क्यों होती है? क्योंकि ये प्लेटलेट्स करते हैं. प्लेटलेट्स का काम होता है ये कि आपको कोई चोट लगी है तो उसे वो ठीक कर देंगे. देन दिस इज द प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. सो अगर आपको चोट लगे और आपको कोई बोले कि अरे यार तेरा तो खून निकल रहा है, तो आप बोला नहीं मेरा खून नहीं, मेरी बहुत सारे सेल्स निकल रहे हैं, मेरे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वेस्ट हो रहे हैं. सो या दिस इज काइंड ऑफ फनी वे. मतलब मेरा खून नहीं, मेरे सेल्स निकल रहे हैं, यू कांट सी इट. ओके, हार्ट. नाउ
ये ऑर्गन हमें चाहिए, लेकिन वो ऑर्गन कौन सा है? दैट इज द हार्ट। तो सो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, मतलब कि आप अगर आपके हैंड को ऐसे क्लोज करोगे, तो जो साइज होगी वो इतनी ही है हमारे हार्ट की साइज। मतलब कि आपको कोई बोले कि उसका ना हार्ट, मतलब कि उसका दिल बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, सबका दिल एक जैसा ही है, सिर्फ वो कहने की बात है। तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये लंग्स के बिटवीन, मतलब कि हार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ओनली, मतलब वो सेंटर पे ही सिचुएटेड है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड में। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड पे है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एकदम ही सेंटर पे है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है लेफ्ट साइड में, बाकी वो है तो सेंटर में ही। सो द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, मतलब हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं दैट आर मेंट टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 चैम्बर्स होते तो है, लेकिन किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं? सो हमारे जो बॉडी है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, एंड जो हम ब्रीथ करते हैं दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसे हम एक ही जगह पे, मतलब ये हार्ट में ही मिक्स होते हैं, हार्ट में भी मिक्स होते हैं, तो उसे हम प्रिवेंट कैसे करें कि ये दोनों मिक्स ना हो, मतलब कि हार्ट में वो दोनों मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे ही मिलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ही मिलते हैं, लेकिन उसे मिक्स ना होने के लिए हमने 4 चैम्बर हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है टू प्रिवेंट द मिक्सिंग। ना द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। ये ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो उसे रिमूव करना है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वी नीड दैट, तो ये हार्ट की तरफ जाएगा। सो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे हार्ट में आएगा, एंड जो हार्ट से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारी बॉडी को चाहिए वो बॉडी तक, मतलब कि बॉडी तक जाएगा। सो दिस इज द होल पॉइंट। ना डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट, मैंने बोला कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन उसमें चैम्बर्स में भी कैसे कैसे कौन कौन से चैम्बर्स हैं वो देखते हैं। एट्रियम, सो एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स, 2 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ये जो एट्रियम जो है वो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं, मतलब कि ऊपर के जो दोनों चैम्बर्स होते हैं उसे हम एट्रियम कहते हैं। एंड वेंट्रिकल दैट इज द लोअर 2 चैम्बर्स, जो दोनों लोअर होते हैं, मतलब कि जो नीचे होते हैं उन दोनों को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसे याद कैसे रखोगे? एट्रियम, मतलब कि ए पहले आता है, तो ए इज अबव भी ए से ही स्टार्ट होता है, सो दैट इज ए इज अबव, मतलब कि ऊपर का जो चेम्बर है वो ए है, एट्रियम है, एंड जो नीचे का है वो दैट इज वेंट्रिकल। ओके, सो राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स सेपरेटेड बाय एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, वॉल्स ऑफ एट्रियम्स आर थिन टू रिसीव ब्लड थ्रू वेन्स। 4 चैम्बर्स है, लेकिन ऊपर के जो दोनों है दैट इज आर्ट्रियम। तो एक को राइट कहते हैं, एक को लेफ्ट कहते हैं, एंड इन दोनों को सेपरेट करती है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब कि बीच में, ऑरिकुलर मतलब कि एट्रियम्स के बीच में, मतलब कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वॉल्स ऑफ आर्ट्रियम्स आर थिन टू रिसीव ब्लड थ्रू वेन्स। उनकी जो वॉल्स होती है एट्रियम की वो थिन होती है, ये ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे, आगे आएगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ वेंट्रिकल्स, लोअर 2 चैम्बर्स राइट एंड लेफ्ट, सेम वैसे ही, लेकिन इसके जो सेपरेट करती है उसकी वॉल का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे वेंट्रिकुलर को सेपरेट करती है, इसे इसलिए इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ वॉल्स आर थिकर एज कम्पेयर टू आर्टरीज। अब ऐसा क्यों है, वो हम पंपिंग ऑफ हार्ट की जो एक्शन है उसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों है। सो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। Okay, now moving on to the next pumping action। इसमें हम we will be finding the reason कि ventricles की जो wall होती है वो thick क्यों होती है। So oxygen rich blood from the lungs comes to the thin wall upper chamber of the heart on the left। इतना समझ लो कि जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, एंड जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइड आपको रिमेंबर होनी बहुत जरूरी है। नाउ वी विल बी सीइंग द नेक्स्ट। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। ओके, ये जो ऑक्सीजन रिच, मतलब कि हमने जो ब्रीथ किया फ्रॉम आवर लंग्स, हमने ब्रीथ किया, ब्रीदिंग वाली प्रोसेस में हमने जो ब्रीथ किया था ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो मैंने ऑक्सीजन रिच
ऑक्सीजन रिच एयर हमने ब्रीथ की थी, वहाँ पे एल्वियोलाइज पे उसका ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे जो थिन वॉल अपर चैम्बर मतलब कि वहाँ पे जो ट्रांसफ़र होके वो जो ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में। सो मैंने बोला कि लेफ्ट साइड दैट इज द ऑक्सीजनेटेड साइड एंड राइट साइड दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच दैट इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर एंड दिस इज ऑक्सीजन रिच दैट इज व्हाई इट इज रेड इन कलर। तो जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ आ गया, फिर यहाँ से वो जाएगा, ये रिलैक्स मतलब तब तक हार्ट अपना रिलैक्स स्टेट में होता है। अब जो उसमें फील होता है तब तक हार्ट अपना रिलैक्स स्टेट में होता है। नाउ इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। अब यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में था इसलिए यहाँ से यहाँ पे आया, ब्लड ट्रांसफर हुआ। अब ये ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये रिलैक्स था तब ये कॉन्ट्रैक्टेड था, उसकी पहले वाली साइकिल चल रही होगी, ये पूरी एक साइकिल है। तो मैं दिखाती हूँ, देखो ये पहले रिलैक्स स्टेट में था तो लंग से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब यहाँ पे फील हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल से रिलैक्स हुआ, तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे फ्लो हो गया, ये रिलैक्स स्टेट में था। अब क्या होता है? सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन द टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। ना ये इसमें फील हो गया तो अब ये फील होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सीधा बॉडी पे ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा लंग्स से बॉडी में। तो ये कैसे होता है? लंग्स से पहले लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में। यू ऑल नो दिस इक्वेशन दैट P and V is equal to constant. You all know that constant है ये, ओके तो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाँ ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब कि उसका वॉल्यूम कम हुआ तो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से जो उसमें ब्लड होगा वो ब्लड यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया एंड वॉल्यूम हमने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, तो सो वॉल्यूम इज़ लेस एंड प्रेशर इज़ हाई। ओके ना, अगर इसमें आ गया तो इसमें वॉल्यूम हाई था तो प्रेशर लो था, क्योंकि ये रिलैक्स स्टेट में था तो वॉल्यूम इज हाई तो प्रेशर लो। अब हमने इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने से इसमें जो प्रेशर हाई हो गया तो इसमें जो ब्लड था वो ट्रांसफर हो गया हमारी बॉडी में। सो दैट इज द होल थिंग, ऐसा होता है। नाउ ये थी पूरी ऑक्सीजनेटेड की कहानी। अब हम पढ़ेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या होता है, तो लेट्स सी दैट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes. मैंने पहले ही बोला था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं है, हमारी बॉडी को नीड है ऑक्सीजन की, हमारी बॉडी की वो चाहिए ऑक्सीजन, उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो वो जो नहीं चाहिए उसे निकालने की कोशिश करेगा और जो चाहिए उसे लाने की कोशिश करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसे वो निकालेगा, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बॉडी से आएगा हमारे राइट एट्रियम में। मैंने बोला कि राइट साइड इज फॉर द डीऑक्सीजनेटेड साइड एंड लेफ्ट साइड इज फॉर द ऑक्सीजनेटेड साइड, तो ये आएगा राइट एट्रियम में। सेम ही प्रोसेस है, राइट एट्रियम में आया, देन राइट एट्रियम पहले रिलैक्स स्टेट में था जब ब्लड उसमें आ रहा था, अब ब्लड उसमें आ गया तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो हियर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वॉल्यूम लेस हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो जाएगा लोअर चैम्बर दैट इज द राइट वेंट्रिकल में चला गया। क्यों? क्योंकि उस राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो द ब्लड विल गोज टू राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से क्या जाएगा? दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में। क्यों? क्योंकि हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चाहिए, उसे हम निकालेंगे। तो आपको पता है कि हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन एंड हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से, वो हमारी बॉडी से कैसे आया, उसकी ये पूरी की पूरी कहानी है। सो दिस इज ऑल द थिंग कि विच इन टर्न फॉर्म्स टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, मतलब कि हमारी बॉडी से पहले आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो चला गया लंग्स में। मतलब कि ऐसे पंपिंग सिस्टम, मतलब कि ये एक टाइप का पंप सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम, मतलब कि इसे धक्का दोगे तो चलेगा, धक्का देना पड़ता है, धक्का मतलब कि पहले राइट एट्रियम में धक्का दिया, फिर राइट वेंट्रिकल ने धक्का दिया और फिर राइट वेंट्रिकल ने धक्का देने के बाद वो सीधा पहुंच गया लंग्स में, क्योंकि उसे बाहर जाना है। ओके, नाउ द वाल्व्स एंश्योर दैट द ब्लड does not flow backward when the atria or ventricles contract. Okay,
तो वाल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें ना प्रेजेंट होते हैं एक वाल्स होते हैं, ताकि जो ब्लड हमने फ्लो करवा रहे हैं, हम जो पंप कर रहे हैं वो ना पीछे ना आए, मतलब कि बैकवर्ड ना आए। हमने ऐसा ना हो कि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुई और थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल में चला गया और थोड़ा सा ब्लड फिर से आर्टरिया में वापस आ गया, तो ऐसा करेंगे तो कोई काम का नहीं है ना। दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाल्स व्हिच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। तो हम फिर से एक बार वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो हम फिर से देखते हैं। तो जो बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में। अब ये दोनों समझ लो कि चाहे ऑक्सीजनेटेड हो या फिर चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, दोनों को आना एट्रियम में ही है, वो एंट्री एट्रियम में ही मारेंगे। ये मेन गेट है, मतलब कि मेन गेट से ही एंट्री मारेंगे, फिर वो जाएंगे नीचे वेंट्रिकल्स में, लेकिन आना तो दोनों को एट्रियम में ही है। अब फिर वो एट्रियम रिलैक्स स्टेट में था, फिर उसमें ब्लड आ गया, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड गया वेंट्रिकल्स में जो रिलैक्स स्टेट में था। अब ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकल्स से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड पंप होकर सीधा चला गया लंग्स में। सो दिस इज द होल पॉइंट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ट्रैवल करता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ट्रैवल करता है। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, इसलिए जो लंग्स से हमने ऑक्सीजनेटेड जो लंग्स में हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सीधा जाएगा बॉडी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सो द बॉडी विल ट्रांसफर इट टू द लंग्स, मतलब कि लंग्स से फिर वो बाहर चला जाए। सो दिस इज इट। ये सिंपल एक पॉइंट है कि इसे याद रखना है कि ऑक्सीजन वी नीड ऑक्सीजन, वी डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ मूविंग ऑन। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ये कैसे होता है? ओके, सो द सेपरेशन ऑफ the right side and the left side of the heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये मैंने पहले ही बताया कि मिक्स ना हो, इसलिए separation is necessary. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the blood body. आप खुद ही सोचो ना कि सेपरेशन नहीं होता तो फिर द हार्ट विल एक्ट लाइक ओनली वन पंप, मतलब कि एक ही पंप होता तो ऐसे एक ही बार होता, मतलब कि ऐसा जो प्रेशर आता था, जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रेशर आता है दैट इज़ वेरी हाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रेशर जो आएगा वो सिर्फ थोड़ा सा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों एट्रिया एंड दोनों वेंट्रिकल्स 4-4 बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं, तो जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हाईली एफिशिएंट प्रेशर बिल्ड हो रहा है, दैट वाई हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंच रहा है। ओके, नाउ दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब कि उसे ना बाहर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ता है। सो दैट इज वाई इट नीड्स अ वेरी हाईली सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि उस ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई दे आर हैविंग 4 चैम्बर हार्ट्स। तो दैट इज द रीजन कि हमारे एंड बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कुछ और एग्जांपल्स है कैसे, तो कि एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट्स। अब ये रीजन भी मैं बता रही हूँ कि कुछ में 4 चैम्बर हार्ट होता है और कुछ लोगों में 3 चैम्बर होता है। इवन इन फिशेस ओनली 2 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट। तो ये क्यों होता है? द रीजन इज दिस कि 4 चैम्बर हार्ट, मतलब कि हम ह्यूमंस में और बर्ड्स में हमें मेंटेन करना पड़ता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, तो हमारी ऑक्सीजन की नीड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमें बहुत ही ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी हैव 4 चैम्बर हार्ट। Now, animals like amphibians and reptiles have 3 chamber hearts and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood stream. ये ना 3 चैम्बर होता है, उसमें 2 एट्रिया होते हैं। 3 चैम्बर में क्या होता है कि इसमें दोनों एट्रिया होते हैं लेकिन एक ही वेंट्रिकल होता है, तो वेंट्रिकल्स में इनका ब्लड मिक्स हो जाता है। सो ये टॉलरेट कर सकता है क्योंकि इन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है एज सच कि हम लोग करते हैं, उतना नहीं ज़रूरत है। सो दैट्स वाई दे कैन टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। सो दे आर हैविंग ओनली 1 वेंट्रिकल्स बट 2 एट्रिया। नाउ फिशेस इज अ यूनिक केस। तो इसमें क्या होता है कि फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट and the blood is pumped to the gills is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. मतलब कि जो ब्लड पंप हुआ गिल्स में तो वहाँ पे ही वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड फिर वो वहाँ से ही डायरेक्टली बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। सो दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। मतलब कि एक ही बार हार्ट में जाता है जो फिश का ब्लड होता है वो, तो एक ही बार में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो सीधा बॉडी में चला जाता है। मतलब कि 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड occurs in fishes. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known
नोन एज डबल सर्कुलेशन, मतलब कि हमारे वेन की डबल सर्कुलेशन होता है। तो दिस इज द होल समरी, दिस इज द होल पॉइंट कि होता क्या है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या होता है। सो पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इट कम्स टू एट्रिया, मतलब कि एट्रिया में आया, ओके ये लंग्स था, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वाया पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। मैंने this will also we will be studying afterwards in the next lecture, blood vessels में आएगा लेक्चर। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पल्मोनरी वेन होती है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है कि वेन जो है वो यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है दिस इज एन एक्सेप्शन कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स से आया वो लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से वो गया आयोटा के थ्रू आवर बॉडी। अब इसे भी कैसे याद रखोगे, जो लंग से ब्लड आ रहा है वो जाएगा लेफ्ट साइड पे, मतलब कि L फॉर लंग, L फॉर लेफ्ट। ये भी एक ट्रिक है, यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट कि लंग से जो ब्लड आएगा वो जाएगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होगा। मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए उसे बॉडी में जाना है, इसलिए वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। या फिर नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखो कि जो लंग से ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जो लंग से ब्लड आता है सो लंग से आने वाला ब्लड दैट इज L, दैट इज लंग, दैट इज L, L फॉर लंग्स एंड L फॉर लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड पे जाता है। एंड जो वहां पे से वो आयोटा के थ्रू, आयोटा इज आल्सो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाएगा ब्लड्स में, ब्लड से जाएगा बॉडी में, सॉरी वो जाएगा बॉडी में, बॉडी से जाएगा आर्टरीज एंड वेन्स एंड उसमें। अब जो बॉडी से जो वेन्स के थ्रू आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वाया वेना कावा, मतलब कि यहाँ पे एयोटा है तो यहाँ पे वेना कावा है, वाया वेना कावा आएगा राइट आर्टरिया में, राइट आर्टरिया से आएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से पंप होके वो फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, pulmonary artery, see the word pulmonary, so this is also an exception, artery usually carries oxygenated, लेकिन जो pulmonary जो word है ये यहाँ पर है, that right this is an exception कि pulmonary artery carries deoxygenated blood, तो ये जो deoxygenated blood है फिर वो जाएगा lungs में ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वो निकाल सके। So this is the whole process. Now capillaries in body organs apart from the lungs. So this capillaries ये सब हम पढ़ेंगे in the next lecture. So this is the whole process. lungs से फिर पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो लेफ्ट आर्टरिया में आएगा, लेफ्ट आर्टरिया में यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते, ये वाल्व्स से प्रिवेंट करेंगे कि ये ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरिया में वापस ना आए। अब लेफ्ट आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल पहले रिलैक्स स्टेट में था, जहाँ पे ब्लड आया ब्लड फ्री हो गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से जो ब्लड था वो जाएगा बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन वी नीड ऑक्सीजन एंड वी डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ओनली वी नीड टू रिमेंबर। ओके नाउ अगर अब ये बॉडी से जो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आया पहले लेफ्ट राइट एट्रिया में, सॉरी वो आया पहले राइट एट्रिया में। अब जो राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो पास होगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पहले रिलैक्स था, अब ब्लड आने के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर वो सीधा जाएगा लंग्स में, क्योंकि वी डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बॉडी से आया था और गया लंग्स में टू एक्सेल आउट फ्रॉम आवर नॉस्ट्रिल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी विल ब्रीथ ऑक्सीजन because we need oxygen. Okay, so this is the whole process. आपको कुछ भी करके सिर्फ इतना, ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है फ्रॉम माय हैंड, इतना याद रख लोगे ना तभी बहुत, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज इसको आप याद कर लो, चाहे दूसरा और करो ना करो, इसको याद कर लो कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज द रिवीजन। मैंने आपको पूरा बता दिया क्या क्या होता है। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने पूरा समझ लिया, पूरी कहानी जो थी आई होप आप लोग को समझ आई होगी। तो डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, मतलब अगर आपके यहाँ आ जा रहे हैं 85%, तो आपको ये सोचना कि अब मैं 85 को 90 पे कैसे ले जाऊँ, या फिर 86 कैसे ले जाऊँ, 87 कैसे ले जाऊँ, मतलब कि तब तक नहीं रुकना है, तब तक जब तक आप लोग को लगे कि यार मैंने लाइफ में कुछ तो किया है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, मतलब कि तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने आप पे प्राउड ना हो कि यार मैंने कुछ तो किया है। सो दैट्स इट, एंड फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर stay in touch, so please follow Bio Diaries 2401
आप इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी में भी हेल्प चाहिए, किसी भी सिचुएशन में हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी स्टडी टिप चाहिए या फिर किसी के लिए कोई भी ट्रिक्स चाहिए, तो आप मुझे फोटो या फिर कुछ भी डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विच विल बी ऑन ब्लड वेसल्स, मतलब ये जो okay, let's see it in that way. Okay, bye everyone.